Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about state legislature. आज हम जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेचर की इंट्रोडक्टरी क्लास की थी जहाँ पे हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जाने थे। तो आज और डिटेल्स जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्विकली रिवाइज कर लें जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था फर्स्ट पार्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के, फिर आज के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। Most states have unicameral system, while some states have bicameral system. हमने यूनिकैमरल और बायकैमरल सिस्टम के बारे में जाना था कि कुछ स्टेट्स में बायकैमरल सिस्टम है, कुछ में यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका में गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे बस। यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होती है और गवर्नर राज्यपाल होंगे। और बायकैमरल सिस्टम में स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, विधानसभा भी, विधान परिषद भी। तो बाई कैपिटल में दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, काउंसिल भी। यूनिकैपिटल में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देखो हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा तो होगी ही होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो बायलिंगुअल हैं, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों। हम जानेंगे अभी उनके बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। स्टेट्स विद बायकैमरल लेजिस्लेचर ऐसे राज्य जो बायकैमरल हैं, मतलब उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। देखिए हमने देखा कि असेंबली तो सब में होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा हर राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है। वो स्टेट्स कौन से हैं? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इनको हमने एक ट्रिक से भी याद किया था, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो बायकैमरल स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे स्टेट्स जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। क्या है वो ट्रिक? कभी मजा कर। बी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार, एम फॉर महाराष्ट्र, ए फॉर आंध्र प्रदेश और के आर फॉर कर्नाटक। ऐसे आप याद कर सकते हो स्टेट्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे स्टेट्स जिनमें विधान परिषद भी है। तो भी मजा कर। टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और के आर से कर्नाटक। यहाँ पे जे भी है, आपको दिख रहा है, और जे इसलिए है यहाँ पे क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी बायकैमरल हुआ करता था। वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद होती थी, लेकिन अभी 2019 से तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल अब नहीं है। तो यहाँ पे अब 6 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन स्टेट्स से आप याद रख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य होते हैं? ऐसा कोई फिक्स स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे उन्हें मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज दी हुई है कि मैक्सिमम 500 मेंबर्स यानी कि ज्यादा 500 हो सकते हैं, और मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ही उनके चुनाव कराते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब पीपल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी वोटिंग में, हम लोग वोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन में। फिर हमने देखा अभी मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 60 है लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी मिनिमम स्ट्रेंथ को 60 से कम रखा गया है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम में मिनिमम 30 मेंबर्स, और मिजोरम में मिनिमम 40 और नागालैंड में 60 है। क्योंकि यहाँ पे इन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे मिनिमम मेंबर्स को नंबर कम रखा गया। वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमिटी। पहले क्या होता था कि गवर्नर, राज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन कमिटी से, लेकिन इस प्रोविजन को अब हटा दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज डिसकंटिन्यूड दिस प्रोविजन। अब इसे रिपील कर दिया गया।
104वां जो संविधान संशोधन किया गया 2019 में, उसमें इस प्रोविजन को हटा दिया गया। एक मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे एनुअल इंडियन कमेटी से, पहले ऐसा होती थी। ठीक है, फिर हम स्ट्रेंथ की बात की थी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल की। विधान परिषद की सदस्यता कितनी होती है? मैक्सिमम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स होंगे उसके 1/3 1/3 ही हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम मेंबर्स। जैसे किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका 1/3 मतलब 100 मेंबर्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और मिनिमम 40 होता है उसमें मिनिमम 60 था। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, विधान परिषद के इलेक्शन में। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनके इलेक्शन कराता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं वो हमारे लिए मेंबर्स को चूज करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, फिर हमने देखा था मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन में क्या बताया है कि जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन है उनको कैसे चुना जाता है, मेंबर्स को कैसे चुना जाता है। 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, 1/3 मेंबर्स को, 1/3 मेंबर्स को लोकल बॉडीज चुनती हैं। लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। 1/3 बाय एमएलए, 1/3 को एमएलए इलेक्ट करते हैं, ठीक है, विधायक इलेक्ट करते हैं। फिर 1/3 जो बचा हुआ 1/3 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1/3 का अगर आप हाफ करोगे तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/3 का हाफ करके 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। 1/6 मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 1/6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कितने अपॉइंट करते हैं? 1/6। राज्यसभा में जैसे 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, यहाँ पे 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और 1/6 बचा हुआ 1/6 में से 1/12 को ग्रेजुएट्स और 1/12 को टीचर्स ऑफ सेकेंडरी लेवल, जो सेकेंडरी लेवल के टीचर्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ये पिक्चर है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, ये चेयरमैन है और यहाँ पे बाकी मेंबर्स हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर किसी को मेंबर बनना, विधानसभा का सदस्य बनना है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो इंडिया का सिटीजन है तभी तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन पाएंगे। और दूसरा, ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं। सेम वही क्वालिफिकेशन है जो लोकसभा में होती थी, कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और कम से कम 25 ईयर्स से होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल व विधान परिषद का किसी को मेंबर बनना, उसका सदस्य बनना, तो क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता चाहिए? नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। जैसे राज्यसभा में भी था, कम से कम 30 साल उनकी आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, कम से कम 20 वर्ष में हो। और अब शपथ, शपथ किसके सामने लेते हैं मेंबर्स? एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, किसी भी असेंबली या काउंसिल का किसी का भी मेंबर, दे हैज टू मेक एन ऑथ बिफोर द गवर्नर। और किसके सामने लेंगे वो? गवर्नर के सामने, राज्यपाल के सामने। और सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। और अगर गवर्नर नहीं है अवेलेबल तो उन्होंने जिसको ऑथराइज किया है इस चीज की अथॉरिटी जिसे दी है उनके सामने। तो वैसे और किसके सामने लेते हैं? एमएलए और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ऑथ लेते हैं गवर्नर के सामने, राज्यपाल के सामने। ठीक है, फिर देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली? 5 ईयर्स, 5 साल। जैसे लोकसभा होती है 5 साल के लिए, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टाइम था 5 ईयर्स।
Term can be extended during national emergency for 1 year at a time. अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है देश में, तो उस टाइम पे इसकी टर्म को बढ़ाया जा सकता है एक बार में 1 साल। 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे टर्म है 5 years। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल की क्या ड्यूरेशन है? क्या वो भी 5 साल के लिए होती है? नहीं, इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगा, 5 साल के लिए बनती है, फिर डिसॉल्व हो जाएगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, नए मेंबर्स आएंगे, वो जो जीत के आएंगे फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनेंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा नहीं है, ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद ये भी डिसॉल्व हो जाएगी, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, हमेशा कुछ ना कुछ मेंबर्स रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। It is a permanent body not subject to dissolution। वेरी गुड, ये डिसॉल्व नहीं होती, कभी खत्म नहीं होगी ये। 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। इसका मतलब है कि जो एक बार मेंबर बन गया है क्या हमेशा मेंबर रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का? नहीं, ऐसा नहीं है। 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड ईयर। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। जैसे 6 मेंबर थे, तो हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। जैसे 2 साल के बाद 2 मेंबर रिटायर हो गए, फिर 2 साल के बाद 2, फिर 2 साल के बाद 2। ठीक है, ऐसे कर करके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सेकेंड ईयर। रिटायरिंग मेंबर्स एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। जो मेंबर एक बार रिटायर हो गए, वो री इलेक्शन में दोबारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। अगर इलेक्शन में दोबारा वो जीत गए तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट बॉडी है। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली 5 years के लिए होती है, और उसके बाद इलेक्शन के बाद नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है जब नए मेंबर्स आते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस। Salary allowances of the members of state legislature are determined by the parliament from time to time। अब राज्य विधायिका के सदस्यों को क्या सैलरी दी जाएगी, क्या वेतन मिलेगा, ये पार्लियामेंट संसद डिसाइड करे। ठीक है। वेकेशन ऑफ सीट्स। कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर की सीट खाली हो जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट वैकेंट हो जाए, तो कब हो सकता है ऐसा? नंबर 1, डबल मेंबरशिप। कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों की सदस्यता नहीं हो सकती, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर माना जाए या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने, दोनों का नहीं बन सकता। अगर कोई डबल मेंबरशिप है किसी के पास, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर है और काउंसिल का भी, तो उसकी एक की सदस्यता चुनी जाती है, उसे एक को चुनना पड़ेगा। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। रेजिग्नेशन, अगर मेंबर रिजाइन कर देते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिजाइन करेंगे स्पीकर को। किसको रिजाइन कर सकते हैं? एमएलए, राज्य विधायक। बाकी जो सदस्य हैं वो रिजाइन करेंगे स्पीकर को। विधानसभा के जो सदस्य हैं स्पीकर को, अपने अध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन देंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो अपना रेजिग्नेशन देंगे चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है उनको। ठीक है। जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में स्पीकर, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होते हैं। तो अगर किसी को रिजाइन करना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर अपना रेजिग्नेशन इसे देंगे स्पीकर को, और काउंसिल के मेंबर अपने रेजिग्नेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को देंगे। और क्या टर्म हो सकता है उनको वैकेंट करने का, सीट वैकेंट होने का? एब्सेंस फॉर 60 days विदाउट परमिशन। अगर कोई मेंबर, एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एब्सेंट है, गायब है 60 दिन से विदाउट परमिशन, और उन्होंने किसी को कोई परमिशन नहीं ली इस चीज के लिए, तो भी उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में हमने देखा। डबल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन और एब्सेंस फॉर 60 days विदाउट परमिशन। ठीक है, तो बाकी पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे। हमने आज क्वालिफिकेशन, ऑथ गवर्नर दिलाएंगे, टर्म के बारे में देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली 5 years के लिए, और लेजिस्लेटिव
सिंह तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, 1/3 मेंबर आफ्टर 42 ईयर रिटायर होंगे। सैलरी और अनाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। वेकेशन ऑफ सीट्स हमने डिस्कस किया। सो आई होप यू लाइक इट and understood about the state agriculture. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Thanks for watching. नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any queries, please feel free to ask. See you soon. Thank you. Have a nice day. Thank you.